हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? OOS भी बोलते हैं। ठीक है, देखो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जैसे हम इस वर्ड से ही समझ रहे हैं। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है? अगर हमारी कोई भी चीज़ स्पेसिफिक लिमिट से अगर हमारी बाहर जाती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? OOS बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन से समझते हैं। द टर्म OOS आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इज डिफाइंड एज दोज रिजल्ट और ऑफ इन अ प्रोसेस और फिनिश प्रोडक्ट testing which falling out of specified limit that are mentioned in compendia, drug master file और drug application। देखो इसी से समझ में आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि हमारी कोई भी चीज़ अगर हमारी स्पेसिफिक लिमिट से बाहर जा रही है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, देखो द OOS में अराइज ड्यू टू डेविएशन इन प्रोडक्ट। OS किस किस की वजह से आ सकता है? या तो डेविएशन आ रहा है हमारे प्रोडक्ट में, उसकी वजह से आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई वो आ रही है तब हो सकता है। एरर आ रही है टेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है, एरर इन टेस्टिंग प्रोसीजर और ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनालिटिकल इम्प्रूवमेंट। OS हमारा क्यों कब कब आ सकता है? या तो हमारा डेविएशन आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई भी, या फिर एरर आ रही है जब हमारा प्रोसीजर टेस्टिंग प्रोसीजर फॉलो हो रहा है उस वक्त अगर कोई भी दिक्कत या फिर एरर आई है। ठीक है, या तो हमारे बनाते टाइम पे इक्विपमेंट्स में कोई गलती हो गई है तब OOS जो होता है आ सकता है हमारा। ठीक है, अब देखो अब हम देखते हैं OOS में बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द OOS टेस्टिंग हम कब कब कर सकते हैं? ठीक है, कब कब ऑब्जर्व की जाती हैं? पहला है हमारा स्टेबिलिटी स्टडी के टाइम पे देखी जा सकती है। इन प्रोसेस के टाइम पे देखी जा सकती है। फिनिश API के टाइम पे देखी जा सकती है। ठीक है, OOS हमारी इंटरमीडिएट बनना है तब हो सकती है। रॉ मटेरियल के टाइम पे, पैकेजिंग मटेरियल के टाइम पे। ठीक है, चलो देखो OOS फाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन बट नॉट लिमिटेड। अब हम रीजन देखते हैं जो OOS के होते हैं। ठीक है, कितने रीजन है? 3 रीजन हैं बेसिकली OOS के। पहला है हमारा लेबोरेटरी एरर्स, सेकेंड है प्रोसेस रिलेटेड, थर्ड है हमारा सैंपल होमोजेनिटी। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो देखो लेबोरेटरी एरर में पहला क्या आएगा? मेथड ऑफ एनालिसिस। जैसे कि अगर हमने मेथड जो यूज़ किया है अगर उस मेथड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी OOS आ सकती है, मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आ सकती है कोई। ठीक है, फिर है सेकेंड हमारा यूज़ ऑफ कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर कैलिब्रेशन में कोई एरर आ रही है तब भी हमारा OOS आ सकता है। ठीक है, कैलिब्रेशन गलत है तो भी OOS आ सकता है ना। एरर इन कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में हमने कोई एरर की है तब भी OOS आ सकता है हमारा। ठीक है, फिर एनालिस्ट एरर, कोई एनालिस्ट एरर है तब भी OOS आ सकता है। इंस्ट्रूमेंट फेलियर, अगर हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया है, काम करना बंद हो गया है तो भी हमारा OOS आ सकता है। ठीक है, सेकंड था हमारा प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में पहला क्या है हमारा? ऑपरेटर एरर। ऑपरेटर एरर के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर जो ऑपरेटर मतलब कि जो हमारा वर्क कर रहा है जो पर्सन, अगर उसकी तरफ से कोई एरर आ रही है तो हमारा OOS आ सकता है। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा इक्विपमेंट फेलियर। अगर हमारा इक्विपमेंट जो होता है फेल हो गया है, काम करना बंद कर गया है, तब भी हमारा OOS आ सकता है। ठीक है, फिर है हमारा डेविएशन फ्रॉम वैलिडेटेड प्रोसीजर। ठीक है, अगर कोई डेविएशन आ गया है हमारे प्रोसेस के अंदर तो भी हमारा OOS आ सकता है। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से भी हमारा OOS आ सकता है। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी हमारा OOS आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इन प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, देखो थर्ड क्या था हम पर? हमारा सैंपल होमोजेनिटी। उसमें क्या है हमारा? सैंपलिंग एरर, कोई सैंपलिंग एरर आ रही है तब भी हमारा OOS आ सकता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा हैंडलिंग ऑफ सैंपल। अगर हमने सैंपल को अच्छे से हैंडल नहीं किया है तब भी हमारा एरर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर हमारा पूलिंग ऑफ सैंपल। ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आ सकता है। अब देखो अब हम
तो चलो देखते हैं अब हमारा प्रोसीजर ऑफ OOS इन्वेस्टिगेशन। OOS इन्वेस्टिगेशन के बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा एज पर MHRA EU GMP, सेकेंड है हमारा एज पर CDER US FDA, ठीक है। इसके 2 मेथड है। ये हमारा जो होता है ज़्यादातर जो यूज़ किया जाएगा हमारा MHRA ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें अब देखते हैं MHRA के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। MHRA के बेसिकली 3 प्रोसीजर हैं हमारे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में क्या आएगा, देखो प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड लैब इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या आता है, प्राइमरी और लैब का एनालिसिस हम देखते हैं, ठीक है, इसमें फेज़ 1 में, ठीक है। फेज़ 2 में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो वो आएंगे उनके बारे में मैन्युफैक्चरिंग की एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। फेज़ 3 में आता है हमारे एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग, रीसैम्पलिंग एंड री एनालिसिस। इसमें क्या आते हैं, हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। अगर हमारी OOS हमारी फेज़ 2 में नहीं दूर हो रही है तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर है हमारी एज पर CDRA US FDA। इसमें 2 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 सेम ही है हमारा MHRA की तरह। इसमें क्या होगा, प्राइमरी और एक्सटेंडेड लैब इन्वेस्टिगेशन। इसमें भी प्राइमरी और लैब की हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फेज़ 2 में आ जाते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रीसैम्पलिंग एंड री एनालिसिस। इसमें ओवरऑल एनालिसिस की जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे 2 मेथड जो यूज होते हैं हम OOS में, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कवर करेंगे टॉपिक चेंज कंट्रोल के बारे में। हमने आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन तक कवर कर लिया था। ये वीडियो सारी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेक कर सकते हैं। आप चैनल पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चेंज कंट्रोल के बारे में। तो हमारा टॉपिक है चेंज कंट्रोल। तो देखो चेंज कंट्रोल समझते हैं। जैसे कि देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, चेंज कंट्रोल मतलब क्या है, जो भी हम चेंज करेंगे उसे हमें कैसे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, उसी को हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, चेंज कंट्रोल इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग ऑल द चेंजेस मेड टू अ प्रोडक्ट और सिस्टम। देखो चेंज कंट्रोल क्या होता है, हमारा एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब है हम कोई भी जो चेंज करेंगे प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे, ठीक है। हम प्रॉपर प्लान तैयार करेंगे, हमें उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया। और देखो टू मैनेज ऑल चेंजेस मेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हमें चेंज जो करेंगे, हम जो भी चेंजेस लाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, उसे मैनेज कैसे कैसे करेंगे उसे ही हम चेंज कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। देखो एक और बात समझते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हमें जो भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, अगर उसमें हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसे हम उस चेंजेस को कैसे कैसे मैनेज करेंगे उसे बोला जाता है चेंज कंट्रोल। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द पर्पस इज टू इंश्योर दैट नो नेसेसरी चेंज आर मेड, दैट ऑल चेंजेस आर डॉक्यूमेंटेड, दैट सर्विसेज आर नॉट अननेसेसरली डिसरप्टेड एंड दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफिशिएंटली। देखो अब हम ये चेंज कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कोई भी अननेसेसरी नो नेसेसरी चेंज आर मेड, कोई भी अननेसेसरी चेंज ना हो, ठीक है, ये हम इंश्योर कर सकें, ठीक है, ध्यान दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट है दैट ऑल चेंजेस आर डॉक्यूमेंटेड। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं सारे चेंजेस डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, ठीक है, ऐसे ही कोई चेंज नहीं करना है। ओके नेक्स्ट क्या है, देखो दैट सर्विसेज आर नॉट अननेसेसरली डिस्टर्बेड। और जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमारे प्रोडक्ट हमारी सर्विसेज को अननेसेसरली खराब ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। और जो भी हम रिसोर्सेज यूज करेंगे चेंज के लिए वो रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज का हम एफिशिएंटली यूज करें, ठीक है। ये है इसका चेंज कंट्रोल का पर्पस। ओके हमने डेफिनेशन देख ली चेंज कंट्रोल की, हम चेंज कंट्रोल क्यों कर रहे हैं ये देख लिया हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं चेंज कंट्रोल का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो पहले थ्योरी बढ़ाने से पहले मैं चार्ट फॉर्म में आपको समझाती हूँ, आपको बहुत इजी वे में उससे समझ में आएगा, फिर थ्योरी आप ऑटोमेटिक खुद लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहले, ठीक है, प्रोसीजर इसका। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है हमें, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा,
इनिशिएट चेंज एज पर चेंज कंट्रोल फॉर्मेट। हमें जो भी चेंजेस करने हैं किसके हिसाब से करेंगे, हम चेंज कंट्रोल फॉर्मेट के हिसाब से कोई भी चेंजेस करेंगे, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी, इनिशिएट डिपार्टमेंट के अंदर इसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। जो भी हमारा इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट होगा उसके पास इसकी जिम्मेदारी होगी कोई भी चेंजेस कराने हैं, ओके। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पहले देखो सबसे पहले हमने कर दिया इनिशिएट चेंज। अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हमने वो देख लिया, चेंज कंट्रोल फॉर्मेट के हिसाब से हम वो चेंजेस करेंगे। फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना। तो हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में, प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म के अंदर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो भी हमें चेंजेस करनी है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें प्रेजेंट प्रोसेस या फिर यूज के अंदर कोई भी चेंज करना है तो उसकी हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। प्रपोज्ड चेंज करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होनी चाहिए, ओके। कोई भी जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एनालिसिस के में अंदर कोई भी चेंज करना है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए कि हम माइनर चेंज कर रहे हैं या फिर मेजर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सब सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो भी हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, डिफाइन चेंज टाइप, और हम किस टाइप का चेंज करना है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। जैसे कि मेजर चेंज है कि माइनर चेंज है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और हेल्थ एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा कि हमने कौन सा चेंज किया है, मेजर किया है या माइनर किया है। वही हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी एंड हेल्थ एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ये है इसका प्रोसीजर चेंज कंट्रोल का, ठीक है। अब हम इसको थ्योरी से देख लेते हैं। देखो चार्ट की फॉर्म ने हमने बहुत इजी वे में समझ लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ है एक और बार रिपीट करके आप देख लीजिए, ठीक है। अब मैं थ्योरी से समझा दी हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट सेल इनिशिएट द चेंज एज पर द चेंज कंट्रोल फॉर्मेट। मैंने बताया था इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि कोई भी चेंजेस कराना है हम किसके फॉर्मेट के हिसाब से कराएंगे, चेंज कंट्रोल फॉर्मेट के हिसाब से, ओके। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट सेल फर्निश द डिटेल वेरी क्लियरली इन द फॉर्म for present process use, proposed change, justification and impact analysis and acceptance criteria। और जो भी हमारा इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट होगा वो सारी इंफॉर्मेशन हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देगा फॉर्म के अंदर, ओके। जैसे कि कोई भी प्रेजेंट प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में देगा, ठीक है। प्रपोज्ड चेंज, जो भी चेंज कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जस्टिफिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी होनी चाहिए। इम्पैक्ट एनालिसिस एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में हमें फॉर्म के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट shall also define change as major and minors based on product quality and or its impact of safety, health, environment aspects, ठीक है। देखो जो भी हम इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट होगा वो डिफाइन करेगा कि हम मेजर चेंज कर रहे हैं कि माइनर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तभी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे वो अफेक्ट डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा, क्वालिटी, सेफ्टी पे, क्वालिटी पे, हेल्थ पे एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। हमें ये भी बताना है हम कौन सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रोसीजर चेंज कंट्रोल का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चार्ट से एंड थ्योरी से, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके मेजर चेंज एंड माइनर चेंज। हमने दो टाइप के चेंजेस देखे थे कि मेजर चेंज क्या होगा, माइनर चेंज क्या होगा, ठीक है। अब हम उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मेजर चेंज हम किसे बोलते हैं, माइनर चेंज किसे बोला जाएगा, ओके। देखो फर्स्ट है हमारा मेजर चेंज। अब देखो मेजर चेंज हम किसे बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एडिशन और डिलीशन ऑफ a step or addition or an alternative new step in the formulation manufacturing procedure। अगर देखो हम किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज डिलीट कर रहे हैं किसी भी स्टेप्स में, ठीक है, या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिव या न्यू स्टेप का यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मेजर चेंज कहलाएगा, ठीक है। अगर हम कोई भी एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, डिलीशन कर रहे हैं या फिर ऑल्टरनेटिव न्यू स्टेप का ऐड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के अंदर, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे मेजर चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग साइट विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइट के अंदर कोई भी चीज एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा मेजर चेंज कहलाएगा, ओके।
देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, चेंज इन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और की इंटरमीडिएट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन। अगर हम रॉ मटेरियल के अंदर उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे भी हम मेजर चेंज में काउंट करते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे देख लिया हमारे मेजर चेंजेस किस किस को कहलाया जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कोई भी चीज हम ऐड कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिव स्टेप ऐड कर रहे हैं, उसे हम मेजर चेंज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइड के अंदर कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, उसे भी हम मेजर चेंज कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम रॉ मटेरियल के अंदर उसकी क्वालिटी में कोई चेंज किया जा रहा है, उसे भी हम मेजर चेंज कहेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे मेजर चेंज। अब हम देखेंगे माइनर चेंज कौन से होते हैं। ओके, तो देखो अब हम देख लेते हैं माइनर चेंज हमारे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरेंस, नेम, कंपनी नेम, एड्रेस ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर। अगर देखो अगर हम कोई भी कंपनी के नेम में या फिर उसके एड्रेस में जो भी हमारा सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमारा माइनर चेंज के अंदर काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है चेंज इन द रेफरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट। अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग साइट के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो वो भी हमारा माइनर चेंज के अंदर आता है। नेक्स्ट है चेंज इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस, स्पेसिफिक सबस्टेंस में कोई भी चेंजेस किया जा रहा है वो भी माइनर चेंज के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन सप्लायर ऑफ स्टार्टिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल, कोई भी अगर हम पैकेजिंग मटेरियल में सप्लाई के टाइम कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वो हमारा माइनर चेंज के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट है चेंज इन बैच साइज, बैच साइज में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो भी हमारा माइनर चेंज के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन डॉक्यूमेंट लाइक एसओपी, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एसओपीज में कोई चेंज हो रहा है तो वो भी हमारा माइनर चेंज में काउंट होगा। ठीक है, देखो हमने माइनर चेंज में क्या क्या देख लिए। अगर हम कंपनी के नेम, एड्रेस में कोई चेंज करते हैं वो हमारा माइनर चेंज में काउंट होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइट की रेफरेंस में कोई चेंज करते हैं तो वो हमारा माइनर चेंज काउंट होता है। अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कोई चेंज हो रहा है तो वो भी माइनर चेंज है हमारा। पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर के टाइम पे कोई चेंज हो रहा है वो भी माइनर चेंज है। बैच साइज और हमारा डॉक्यूमेंट लाइक एसओपीज में कोई चेंज हो रहा है तो वो भी हमारा माइनर चेंज के अंदर काउंट होता है। ठीक है, अब हमने देख लिए मेजर चेंजेस हमारे क्या थे, माइनर चेंजेस हमारे क्या थे। ठीक है, इनके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। देखो अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है हमारे चेंज कंट्रोल के। ठीक है, एक एक करके इसे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट गिव अ प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज वे टू चेंज हैंडल। अब देखो अगर हम चेंज कंट्रोल कर रहे हैं तो ये क्या, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, क्या बेनिफिट होता है इसका, कि प्रॉपर और ऑर्गेनाइज वे बताता है कि हम चेंजेस को कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू राइट डाउन एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल चेंजेस। और ये चेंज कंट्रोल हमें ये भी हेल्प देता है कि हम सारी चीजें लिख के मतलब एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार कर सके कि हमने क्या चेंजेस किए, सारे चेंज का एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। ओके, देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्रैक चेंजेस प्रॉपरली एंड क्रिएट अ रिकॉर्ड फॉर चेकिंग। देखो जो भी हमने चेंजेस किया उस चेंजेस को हमें ट्रैक करना है और एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, अगर हमें कभी भी चेंज चेक करनी होगी तो हम उसे प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं हमने क्या क्या चेंजेस किए। नेक्स्ट है हमारा शो दैट कंपनी इज फॉलोइंग एफडीए रूल्स। अगर हम चेंज कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने एफडीए के रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं किया। ठीक है, ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स चेंज कंट्रोल की। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चेंज कंट्रोल एक्चुअल में है क्या है। ठीक है, प्लीज वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके नोट्स मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक भी अवेलेबल होगी इसके डिस्क्रिप्शन में ही। ठीक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके।